ठीक है, तो आज से हम लोग वैसे अप्रोच रखेंगे। आपके साथ शेयर हो चुके होंगे ग्रुप में, राइट? ये सारी चीजें, क्वेश्चन पेपर, ये चीजें ग्रुप में शेयर हो गई होंगी ना, राइट? हेलो, अरे हेलो बच्चों, यस सर। गुम हो जाते हो तुम लोग। अच्छा ठीक है, तो आप आपके पास एक शेयर हुई है क्वेश्चंस की, एक पीवाईक्यूज की सेशंस। ठीक है, अब हमें क्या करना है ना, अब आपके पास एक स्लाइड्स हम लोग बना के जो आपको देंगे, वो सिर्फ फॉर्मूलाज उसमें लिखे होंगे, उसी का यूटिलाइज करके अब काम करना है। ठीक है, तो देखो आज मैं जल्दी जल्दी रिवीजन करा देता हूँ, सब कुछ बता देता हूँ, सब कुछ जल्दी जल्दी काम करेंगे। ठीक है, पहली बात यहाँ पे हम लोगों ने याद रखा था कि इंस्टैंटेनियस करंट जो होगा वो dq बाई dt होगा, और एवरेज होगा डेल क्यू बाई डेल टी। ये चीजें हमने रखी थी। ठीक है, डेल क्यू बाई डेल टी को कैसे देखते हैं? कोई भी कंडक्टर जो लेते हैं, कंडक्टिंग वायर एक जो हमने लिया है, ठीक है, इसके वायर के किसी एक पॉइंट पे जाते हैं, ए पॉइंट पे, इसका देखते हैं उस पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको याद रखिएगा कौन सा एरिया होता है, जो कि करंट के डायरेक्शन के, जो करंट का जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर होगा। ये कैसे सर? तो करंट का डायरेक्शन इधर, तो कौन सा एरिया ले रहे हैं? इसके परपेंडिकुलर वाले। लेकिन सर हम तो ठहरे बच्चे, हम तो कोई भी क्रॉस सेक्शन, कोई भी एरिया ले लेंगे, जैसा कि ये ले लिया एरिया। तो उसमें क्या होता है, उसमें याद रखिएगा एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया जाता है। उसमें जो एरिया का परपेंडिकुलर कैसे करते हैं, देखो आपको याद करो कि मैंने जब पढ़ाया था एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह पढ़ाया था कि नहीं? एरिया को मैंने जो बोला था एस वेक्टर बोला था। इसका कैसे बोला था मैं, आप इसके लिए जैसे आपको बोलता हूं ना कि एक पार्टिकल है जो 2 मीटर पर सेकेंड से इस आई डायरेक्शन में जा रही है, तो आप इसके लिए वेलोसिटी वेक्टर कैसे इसके साथ जोड़ देते हो कि सर ये पार्टिकल है, इसका एक वेक्टर बनाता हूं जिसका टेल इस पार्टिकल पे पड़ेगा, और एक वी वेलोसिटी ऐसे जोड़। तो ये लिख दिया इसको, v जो है एक प्रकार से मैग्नीट्यूड है इस पार्टिकल की वेलोसिटी का, और ये डायरेक्शन है। एरिया के साथ कैसे करोगे? ये जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो कैसा होगा, यानी जो ये मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये लेंथ ऑफ द एरो से, ये इसका मैग्नीट्यूड कम है और इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और डायरेक्शन दोनों का सेम है। ये बात समझ में आ गई? तो एरिया वेक्टर के लिए कैसे करते हैं? एरिया वेक्टर के लिए अगर आपके पास ये लिया है सर, तो देखिए सर यहाँ पे इसके अंदर जो एरिया, इसका जो एरिया आएगा ये इसके मैग्नीट्यूड को डिसाइड करेगा, और इसके परपेंडिकुलर जो जाएगा वो डायरेक्शन डिसाइड करेगा। ये रहा उस पॉइंट ए पे जो क्रॉस सेक्शन बन रहा, ये सॉरी, जो उस पॉइंट, एक पॉइंट लिया कोई ए, उसको लेके एक जो एरिया बना रहा हूं, उस एरिया का, एरिया को वेक्टर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो यहां पे आप देखोगे सर, तो ये रहा एरिया, तो इस एरिया का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस एरिया जो जितना एरिया होगा वो इसका मैग्नीट्यूड डिसाइड करेगा, और डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगा। अब क्या हो रहा है, ए वेक्टर को फिर हम क्या करते हैं, ए वेक्टर को हम क्या करते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं दो डायरेक्शन में। एक जो करंट का डायरेक्शन है उसको, और एक उसके परपेंडिकुलर। किसी भी वेक्टर को, कोई एक प्लेन में है, अगर मान लेते हैं कोई एक वेक्टर है जिसको मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, ये ग्रीन कलर से दिखाया मैंने बेटा, इस वेक्टर को मैं लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, इस बड़े वेक्टर को लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू, अगर मैं इसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, प्लस पहला कंपोनेंट जो आएगा वो ये आएगा, और इसको बोलूंगा, अगर ये थीटा बना रहा है तो ए कॉस थीटा, तो लिखूंगा ए कॉस थीटा, जो कि ये वाला हुआ। दूसरा क्या होगा, दूसरा ये वाला होगा सर, वो होगा ए साइन थीटा। देखो यही बात मैं बोलना चाह रहा हूं, इन दोनों के एडिशन से होगा। कैसे मानते हैं, ये रहा और ये रहा, इन दोनों का वेक्टर एडिशन कैसे होगा? एक पैरेललोग्राम रूल बनाते हैं। पैरेललोग्राम क्या कहता है, ये दोनों आपस में 90 डिग्री में,
तो इससे पैरेललोग्राम बनाएंगे, वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। इस रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा इन दोनों का। तो यही तो है वो। तो इसको दो कंपोनेंट में डिसॉल्व कर दिए तो इधर वाला देखो, ये वाला जो आएगा वो एक एरिया ये बन जाएगा, एक एरिया ये बन जाएगा। यही एरिया को क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, जो कि करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। और ये एरिया से देखो कोई चार्ज नहीं फ्लो कर रहा है, कोई इस एरिया से कोई चार्ज फ्लो कर रहा है क्या, कोई इधर फ्लो कर रहा है चीजें को, और उसी ऐसे ये देखो कोई ऐसे बह रहा है और एरिया ऐसे रखा हुआ है। तो क्या इसमें से इसके थ्रू चार्ज कोई पास कर रहा है, नहीं ना, तो उससे हमेशा जीरो रहेगा। तो हमेशा जो एरिया जो लेंगे वो क्रॉस सेक्शनल एरिया जब बोलते हैं, वो एरिया होता है जो कि उस पॉइंट पे, उस करंट जैसे पॉइंट ए पे जब ले रहे हैं तो पॉइंट ए पे जो करंट का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर जो एरिया आएगा वो होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना क्यू पास हो रहा है एक छोटे से टाइम में, मान लेते डी क्यू चार्ज पास हो रहा होगा dt टाइम में, उसको कहेंगे दैट इज करंट थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया या करंट थ्रू पॉइंट ए। ठीक है, अगर यही चीज मैं एवरेज में भी ले सकता हूं, कैसे, अगर मैं बोल दूं कि 2 सेकंड के अंदर 2 कूलम का पास हुआ है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो ए के पास करंट, एवरेज करंट कितना फ्लो हुआ होगा ए के थ्रू, तो क्या कहोगे, 2 कूलम यानी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो ये आएगा, तो दिस इज इक्वल टू 1 एम्पियर। समझ में आ गया। Yes. अब ये चीजें कब होती है, दूसरी चीज, मान लेते हैं कि इससे क्यू जो पास हो रहा हो वो फंक्शन ऑफ टाइम हो, जैसे t² + 2 हो या t² + 2t + 1 हो। आपकी श्रद्धा, इससे जो क्यू पास हो रहा है इससे, वो है वो क्यू, और वो फंक्शन ऑफ टाइम है। यानी इसका अर्थ है सर ये क्यू जो है ये बढ़ रहा है एक प्रकार से। t = 0 लेते हैं तो क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 1। अरे यहां देखो, यहाँ t रखते हैं, यहाँ q रखते हैं, t = 0 लेते हैं तो इसका वैल्यू आ रहा है q का 1। t = 1 रखते हैं तो 1 2 2 4 आ रहा है। ये q क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है एक प्रकार से, इस क्रॉस सेक्शन से जो आ रहा है वो बढ़ते जा रहा है। तो इसी के लिए एक करंट जो होगी हर इंस्टेंट पे अलग होगी। तो यहां पे अगर मैं dq/dt कर दूं तो ये I बनेगा, और दिस इज इक्वल टू 2t + 2। अब ये t का फंक्शन है, I जो है t का फंक्शन है, यानी हर टाइम पे इस पे करंट सेम नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई इन दोनों फॉर्मूले के बारे में, सबको समझ में आ गया कि नहीं। Yes, sir. ठीक है, अब ये देखो इसका इस्तेमाल करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, ये आपके पास अब जो आ रहा है फॉर्मूला बुकलेट के थ्रू चलेगा। अब इसका आप 1-2 दिन में समझ जाओगे कि कैसे हम लोग पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब कोई थ्योरीज नहीं, कोई डेरिवेशंस नहीं। हाँ, डाउट होगा उसको सॉल्व किया जाएगा, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको सीधे फॉर्मूला पढ़ा दे रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश करें कि आई इंस्टेंटेनियस क्या है। ये वही वाली बात है जो कि वी इंस्टेंटेनियस के बारे ऊपर बात करते हैं, जहां पे dr/dt लिखते हैं, वहां पे r आपको एक फंक्शन दिया हुआ रहता है, याद कीजिए, जो कि कोई फंक्शन रहता है समथिंग rx i कैप + ry j कैप + rz k कैप। इसका अर्थ है कि एक पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर हमेशा कहां से नापा जाता है, ऑरिजिन से। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है, अगर कोई पार्टिकल यहां से, अगर रेड कलर से दिखाऊं तो, रेड कलर से दिखाऊं, पार्टिकल ऐसे चला है तो इस टाइम पे इसका पोजीशन का पोजीशन वेक्टर क्या है इस पार्टिकल का, जब पॉइंट ए पे है। तो जब पॉइंट बी पे पहुंचा तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ये वो बता रहा है, ये पोजीशन वेक्टर ये है आर। अब ये क्या कर रहा है कि ये ऐसे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ था, ये फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ रहता है, यानी टाइम के साथ बता रहा है कि इस टाइम पे ये यहां पे था, इस टाइम पे ये यहां पे था। अब इसको क्या करते हैं, आप डिफरेंशिएट कर देते हो,
तो उसके बाद यहाँ पे फंक्शन ऑफ ये देखो आर एक्स टी है, ये कोई फंक्शन होगा जैसे टी स्क्वायर प्लस 1, ये मैग्नीट्यूड वाले वैल्यू है। अब वेक्टर वाला इसके साथ अलग कर दिया हमने, आई कैप अलग कर दिया, डायरेक्शन के साथ बोल दिया कि वेक्टर भैया वेक्टर वाला जो अपना काम है उसके साथ कर लो। दिस इज समथिंग, कैसे लिख दिया, मैग्नीट्यूड टाइम्स यूनिट डायरेक्शन। ये ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप, ये डायरेक्शन वाला अपना काम कर लो, ये मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक नंबर्स होते हैं जैसे एक्स 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, या कोई एक फंक्शन होगा जो टी का फंक्शन होगा जैसे टी स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हमने डिफरेंशिएट किया तो ये v आता है, फिर ये एक फंक्शन होगा। क्यों, जैसे आपने आर मान लेते ये सारे आर वाई टी आपका 0 दे रखा है, यानी टी की पावर आपके पास, ये मान लेते हैं इसको ऐसे लिख रखा है, इसको भी मान लेते हैं, ये चलिए टी मानते हैं टी जे कैप, इसको जेड वाले कंपोनेंट को मानते हैं टी स्क्वायर के कैप, और इसको मानते हैं टी स्क्वायर प्लस 1 आई कैप। ये एक फंक्शन दे दिया आपके पास। ये क्या है, आर है, किसी भी पार्टिकल का एक किसी टाइम में क्या फंक्शन है, मतलब किसी भी टाइम में क्या पोजीशन वेक्टर है ये बताएगा आर। आप टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे उसके हिसाब से आर आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ आर आएगा। इससे क्या पता चलेगा कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या है, उस पोजीशन वेक्टर क्या है, यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है। तो इसको अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये क्या आता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आती है। तो इसका अर्थ कैसे निकालते हैं, यहाँ पे अगर डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा 2t आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 2t के कैप, यही होगा कि नहीं। Yes, sir. और ये जब होगा 2t, यहाँ पे आई और जे आएगा, तो यहाँ पे भी देखो 2t है। अब ये वेलोसिटी भी टाइम का फंक्शन है, तो आप बोलोगे कि देखो सर यहाँ पे फंक्शन ऑफ टाइम आ रहा है, यानी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड रख रहे हैं, तो मुझे वेलोसिटी उस समय क्या है वो मालूम चलेगा। तो उसका क्या कहते हैं, जैसे उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसी हिसाब से यहाँ पे आएगा इंस्टेंटेनियस करंट। और इसको कैसे महसूस करेंगे, यहाँ तो पोजीशन, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर को लेके किया गया था, ऐसे इमेजिन यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन से कितना क्यू पास कर रहा है। अगर वो एक कांस्टेंट वैल्यू ना हो, मतलब कांस्टेंट वैल्यू ना हो मतलब टाइम के साथ बढ़ता जा रहा हो, घटता जा रहा हो, एक लीनियर रिलेशन ना बैठा रहा हो, तो कुछ उस समय अलग अलग आएगा आई इंस्टेंट, और जिस टाइम पे जो वैल्यू रखोगे वो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे रहते हैं, करवाऊंगा इस पे। क्यों एज अ फंक्शन आपको टाइम दिया रहेगा, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहेगा। यहाँ देखो, यहाँ तो एक तो ये भी था, आर एक क्या था, आपके पास वेक्टर क्वांटिटी था, तो यहाँ पे मुझे ऐसे लिखना पड़ रहा है आई जे के में। यहाँ पे तो क्यू एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये तो एक फंक्शन सिंपल सा ऐसा आएगा टी स्क्वायर प्लस 1, कुछ भी आ सकता है कोई एक फंक्शन। तो उसको जब डेरिवेटिव ले लोगे, उसको बाय टाइम के साथ कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये करंट बन जाएगा। और जिस टाइम पे निकालना है टी रख देना, वो आंसर आ जाएगा उस इंस्टेंट पे करंट उस क्रॉस सेक्शन से कितना पास हुआ। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना। Yes, sir. ठीक है, अब ये देखो हमने एक बार पिछली बार ये चीज डेरिवेशंस पूरा कर दिया था, अब इस सारे फॉर्मूलेस को एक जगह इकट्ठा कर दिया मैंने। याद करो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने ये प्रूफ किया था कि नहीं, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है आपके पास वो होती है माइनस टाइम म्यू इंटू ई, ये प्रूफ किया था कि नहीं। सर हम तो बच्चे हैं, हम तो भूल जाते हैं सर, आपको याद नहीं रहता है क्या, तो बता दीजिए अगर याद रहता है तो मैंने बोला था कि सर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगाया था, कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में ऐसा हो रहा है कि वो एक्सिलरेट होगा जब फील्ड, जब हम किसी भी कंडक्टर के, ये कंडक्टर है हमारे पास, इस कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम सेल लगाते हैं तो वो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस प्रोड्यूस करता है। जब वो प्रोड्यूस होता है तो उससे क्या होता है, एक कांस्टेंट फील्ड बनती। तो
तो वो कांस्टेंट फील्ड क्या होता है, हमने बोला कि हमारे अंदर कंडक्टर के अंदर कैरियर कौन है, चार्ज कैरियर कौन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन है सर। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करती है, एक मोशन लाती है। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रहेगी तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, दैट इज इक्वल टू Q टाइम्स E। सर क्यों की सर, Q यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का केस में वो माइनस E होता है, तो ये एक फोर्स आती है उसके ऊपर। तो सर क्या होगा कंडक्टर में, यहां पे आप देखोगे E इधर लगेगा, फोर्स वो इधर एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि ये देखो संबंध यहाँ कैसा है, माइनस के साथ। ये मैंने वेक्टर इक्वेशन लिखा है, कोई स्केलर नहीं है, यहाँ पे एरो के साथ लिखा हुआ है, ये दोनों में डिफरेंस समझिएगा। F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई लिखना और एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई लिखना, ये दोनों अलग बात है। और ये सेम चीज यहाँ पे भी होती है जो यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन में होता है। इससे हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर ये V एक लाइन पे मूव करेगी ठीक है, ये एक प्लेन में मूव करेगी वो भी ठीक है, ये 3D स्पेस में मूव करेगी तो भी ठीक है, अनलेस वो यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन फॉलो कर रही है, वो हमेशा ये इक्वेशन फॉलो करेगी। इसी के लिए आपके पास यही फॉर्मूला यूज करके आप पैराबोलिक पाथ वाला, जब प्रोजेक्टाइल मोशन है, वेलोसिटी हमेशा ऐसे मूव कर रही है, फोर्स हमेशा इस पार्टिकल पे ऐसे लग रहा है, तो ये भी एक यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन का केस है। यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रही है, उधर भी जा रही है, ऐसे जा रही है, 3D में आ जा रही है, तो यहाँ पे भी वो फॉलो होगा। और फिर हमने देखा था कि सारे इक्वेशन निकाले थे, हर एक कोलिजन्स को बनाया था, किसी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया था, जितने भी कोलिजन्स हो रहे थे सबके लिए निकाला था, और फिर वहां पे निकाला था और एवरेज ली थी, तो वहां पे एवरेज लेते ही ये वीडी बन गया था, और ये वीडी वेक्टर के साथ, और फिर यू हमारे पास 0 आया था, क्योंकि रैंडमनेस के कारण एज अ होल यू जो होगा हर कोलिजन्स के बाद वो आपस में जुड़ के -0 बना देंगे। ये दिस इज एन स्टैटिस्टिकल लॉ। और इसको जस्टिफाई भी कैसे करेंगे कि सर अगर आपके पास फील्ड नहीं लगाओगे, बैटरी नहीं लगाओगे तो ई नहीं प्रोड्यूस होगा, ई प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्यू इंटू ई नहीं होगा, क्यू इंटू ई नहीं होगा तो दिस इज फोर्स, नेट फोर्स ही तो होता है सर एम इंटू ए। तो ये 0 तो ए भी 0 आपके पास, तो यानी वी यू के बराबर बनी रहेगी। और ये देखते हैं सर कंडक्टर में अगर कोई बैटरी नहीं लगी हुई तो कोई करंट उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से थोड़ी पास हो रहा है कुछ भी, तो यू उसके लिए 0 होता है। और ए कैसे निकालते हैं, यही तो निकालते हैं, ये न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कहता है कि इसके ऊपर, इस फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर अभी एक ही फोर्स लग रहा है, वो क्या है, Q इंटू ई। ई क्या है, एक्सटर्नल फील्ड। क्यों इसको एक्सटर्नल फील्ड कह रहे हैं, क्योंकि ये बैटरी प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, इस बात को सबको समझ में आ गया था। और फिर यहां से हम ए को लेके आते हैं, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और फिर ए लेके आते हैं दिस बाय एम, और ये फिर क्या बन जाता है, यहाँ पे देखिए यही बन जाता है आपके पास ई टाइम्स ई बाय एम, और ये क्या हो जाता है, टी क्या हो जाता है, टाउ में कन्वर्ट हो जाता है। इसका भी निकालते हैं तो, अरे एवरेज निकाला था 1/n लेके, तो ये आता है, ये फॉर्मूला अब रख लेना है। और इसको क्या लिखा था, म्यू टाइम्स ई। अच्छा आप लोग 2 मिनट ये चीज देखिए, मैं आता हूँ, भाग मत जाना, ठीक है ना। ठीक है, ये बात समझ में आ गई थी, यहां तक समझ में आ गई थी ना। वीडी, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, वीडी इज इक्वल टू माइनस टाइम ई ई बाई एम इंटू टाउ होता है। और इसको फिर मैंने क्या कहा था कि इसमें क्या कीजिए, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दीजिए जनाब। मॉडिफाई कैसे कीजिएगा आप जनाब, इसको ई को बाहर ले लीजिए, टाउ अंदर लगा दीजिए, ई
अब देखिए मैं गेम क्या कहना चाह रहा हूं, इसको अब मैं म्यू कहूंगा, इसको मैं म्यू कहूंगा, और म्यू का नाम होगा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ऑफ अ मटेरियल। अब इसमें मैं ऐसा क्यों किया जनाब, आप पूछ सकते हैं। आप कहेंगे कि सर ई आपके एक प्रकार से बैटरी डिसाइड कर रही है। ये जो है इसमें देखो, इसके अंदर स्टोरी समझो सर, क्या हर मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ही काम ये कर रहा होगा? तो इसका अर्थ है सर ई और एम अगर मैं लेता हूं, तो अगर एक कंडक्टर 1 लेता हूं और एक दूसरा मटेरियल लेता हूं कंडक्टर 2, अगर इन दोनों में कंपेयर करना है तो सर इसके लिए ई भी सेम होगा, इसके लिए भी ई वही होगा, क्योंकि भैया अंदर में मॉडलिंग तो फ्री इलेक्ट्रॉन पे किया हमने, उसका इलेक्ट्रॉन का मास भी वही होगा, इसमें भी वही होगा। ये टाउ अलग अलग आएंगे सर। ये क्यों टाउ अलग अलग आएंगे? क्योंकि सर देखो, उस मॉडल के अंदर एक प्रकार से आपने टाउ बोला था, ये दिस इज एन एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशन। तो सर आप देखो कि किसी के अंदर मटेरियल के अंदर ज्यादा स्पेस होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, कोई कॉम्पैक्टली भरा होगा तो तुरंत तुरंत ऐसे कोलिजन हो रहा होगा। तो ज्यादा कोलिजन हो रहा होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम मतलब रिलैक्सेशन टाइम आपके पास ज्यादा लग रहा होगा, तो अच्छा कंडक्टर है भैया, है कि नहीं? उसके कर्नल ज्यादा रेसिस्ट नहीं कर रहे हैं, जाने दे रहे हैं चीजों को। तो ये जो आपके पास हो गया प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड हुआ, कैसे आप किस टाइप का मटेरियल यूज कर रहे हैं। और ये ई इसको हमने इसीलिए लिख दिया कि ये बैटरी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि अगर आपको बोलूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी कंडक्टर में बढ़ानी है, तो या तो हाई बैटरी लेके आओ, या तो ऐसा मटेरियल लेके आओ जिसकी कंडक्टिविटी अच्छी हो, जिसका रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा हो। समझ में आ गया इस चीज को? Yes, sir. अब देखो दूसरा रिलेशन ये भी आपको याद रखने के लिए बोला था, और इसको हमने प्रूव किया था, आपके तो नीट वाले बच्चों को तो मैंने बताया, तो सब याद कर लिए। आप लोग को इसका प्रूफ भी किया था, याद है? आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी जो निकाला था, ये वाला फॉर्मूला निकाला था। और इसमें मैंने इसको क्यों लिखा इस वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि देखो यहाँ पे ए और वीडी में हमेशा डॉट प्रोडक्ट होता है, तो इसी के लिए तब जाके आता है ये वाला ए परपेंडिकुलर टू वीडी। तो ये जो ए होता है हमेशा आपको देखना पड़ेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला ही होना चाहिए। ऐसा अगर आ गया तो उस केस में क्या लोगे, या तो इसका दिया हुआ होगा कि ये क्या है, एंगल बना रहा है कितने के साथ, ये ए एरिया है, इस ए एरिया का क्या है, ये एंगल बना रहा है करंट के डायरेक्शन से थीटा, तो इसका कौन सा लोगे, कॉस थीटा वाला सर। ठीक है, क्योंकि मुझे इस टाइप का लेना है परपेंडिकुलर टू दिस वन, तो अगर मुझे करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाला एरिया लेना है, तो इस एरिया का जब रिप्रेजेंटेशन होगा एज एरिया वेक्टर, तो वो इसके अलोंग होगा। और ये वाला का कौन सा कंपोनेंट हो रहा है, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आ रहा है, ये देखिए थीटा ये बन रहा है, ये ए वेक्टर था, इसका ए था, तो ये एक कॉस थीटा, ये तो डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये इसी डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी होगी। ड्रिफ्ट की वेलोसिटी ही करंट की डायरेक्शन की वेलोसिटी है, मतलब करंट का डायरेक्शन हम कहते हैं, लेकिन करंट एज अ स्केलर है, ये डायरेक्शन उसके साथ एसोसिएटेड नहीं है। हम कहते हैं, जैसे हम अभी बोल रहे हैं करंट का जब हम बोल रहे हैं तो dq बाई dt बोल रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक एरिया का कॉन्सेप्ट जोड़ रखा है, इस एरिया के थ्रू, तब जाके मेरी बात पूरी होती है कि करंट थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया एक कंप्लीट सेंस देता है। करंट 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 करंट, क्या करंट, तो करंट थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो उसी टाइप से हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे मुझे एरिया जो लेना है वो क्या हो, अलोंग द वीडी हो, तो वैसा एरिया कैसे बनेगा, इसका उल्टा कीजिए। आपने जो देखा था एरिया वेक्टर आपने बनाया था, तो आपने बोला था इसका ए जो होगा एरिया, वो क्या होता है, इसका लेंथ होता है और डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मान लेते इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है किस डायरेक्शन में, वीडी जो बन रहा है, वीडी का जो एक डायरेक्शन है उसी के डायरेक्शन में, उसी को मान लेते हैं, और दूसरा उसके परपेंडिकुलर। किसी एक वेक्टर को प्लेन में एग्जिस्ट करेगा तो हमेशा दो कंपोनेंट में लिखेंगे, 3D में एग्जिस्ट करेगा तो 3 कंपोनेंट में लिखेंगे। तो हमें इसको 2 कंपोनेंट में डिसॉल्व तो करना पड़ेगा।
तो ये वाला जो आएगा देखिए एरिया का एक वेक्टर का कंपोनेंट। तो अब इससे रिलेटेड अगर मैं बोलूं, अब उल्टा काम कीजिए, इससे रिलेटेड आपके पास एरिया वेक्टर का एक कंपोनेंट मालूम है, उससे एरिया ड्रॉ कीजिए। तो कैसा ड्रॉ कीजिएगा, कहिएगा कि देखिए सर इसका जो एरिया, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इसके एरिया के बराबर होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर। तो ये आ गया एरिया, ये एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो फ्लो हो जाएगा, करंट के डायरेक्शन में आ ही नहीं रहा। दूसरा एरिया आएगा जो ए कॉस थीटा रहेगा। तो इसी के लिए NEAVD जो होता है, तो ए आप याद रखिएगा परपेंडिकुलर वाला होता है, ठीक है। और आई को आपने याद रखा है IJ.S, और फिर इसी से आपने प्रूफ भी कर दिया चीजों को यहां तक भी, और फिर ओहम्स लॉ हमने प्रूफ किया था। इन चीजों को याद रखिएगा। सिग्मा और सिग्मा को कंडक्टिविटी कहते हैं, इसको रेसिस्टिविटी कहते हैं। कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी में ये रिलेशन होता है। हाँ, एक और चीज, मोबिलिटी यानी म्यू और सिग्मा में क्या रिलेशन है, ये भी याद रखिएगा। अब ये आप पता है, आपको मैंने बोला ना, ये 3 इक्वेशन याद रखिएगा, बाकी सब प्रूफ कर सकते हैं। क्या इसको भी प्रूफ कर सकते हैं सर? हाँ सर, 2 मिनट में प्रूफ कर सकते हैं। 2 मिनट दे दीजिए हमें सर। तो यहां से देखिए, यहां से जो डेफिनेशन बनाया था, इसको एक और चीज याद रखिएगा, एक और बॉक्स में जोड़ दूंगा। यहां से मैं लिखूंगा आई इंटू, यहां से जो आता है जे। अब इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसा लिखूंगा, या ऐसा लिखूं, इसको छोड़ दीजिए, ऐसा डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसा इसके ऊपर नहीं आएगा। ये समझ लीजिए आई बाई ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, जे आएगा आपके पास उस क्रॉस सेक्शन से। तो ये आएगा, तो आप आई के अंदर सब्स्टिट्यूट करो ये वाला वैल्यू, तो हो जाएगा NEA परपेंडिकुलर बाई VD डिवाइडेड बाई ए परपेंडिकुलर दोनों कैंसल आउट हो गया। दिस इज इक्वल टू जे, और यही आया जे इज इक्वल टू NEVD। और इसके बाद NVD का ये वाला फॉर्मूला रख दो इसमें, तो ये आ जा रहा है आपके पास, और ये आ रहा है। तो यहां से देखो, ये वाला कंपेयर कर लो, ये वाला कंपेयर कर लो। इस चीज को आप एक और चीज रख लेना, ये चीज को आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ये चीज जो आ रहा है आपके पास, देखो J इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स E आ रहा है, और J इज इक्वल टू यहां से आ रहा है आपके पास NE² टाउ बाय M इंटू E। इससे कंपेयर करेंगे तो दिस इज इक्वल टू दिस। और यहां पे देखो ये है क्या, NE, और देखो इसको E² को मैं लिख देता हूं ऐसे, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, और इसको क्या मैं म्यू बोल सकता हूं कि नहीं। तो NE म्यू इज इक्वल टू सिग्मा होता है। ये चीज आपको प्रूफ के लिए मत जाओ, पहले ही बता रहा हूं, ये चीज आप रट लो, होता है। अगर होता है तो चलो यही एक क्वेश्चंस करते हैं। देखो अब अप्रोच ऐसा होगा, अगर ये फॉर्मूलाज पढ़ लिए, एक बार मैं सबको टाइम दे रहा हूं कि सब कुछ एक बार देख लो, ये चीज देख लो सारा, ये जो फॉर्मूलाज है ये आपको मैं ये PDF के फॉर्मेट में दे रहा हूं आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला बॉक्स आपके लिए मिल जाएगा। अब इसी को फॉर्मूला को देख देख के आपको प्रैक्टिस करने हैं सारे क्वेश्चंस पे, ठीक है, सही रहेगा ना? यस सर। ठीक है, तो अगर देख रहे हो तो ये देखो, ये फॉर्मूला VD इज इक्वल टू क्या है, इसको याद करने के लिए कैसे याद रखोगे, फोर्स, नेट फोर्स बाई मास टाइम्स टाउ। ये ऐसे कुछ V इज इक्वल टू U प्लस AT वाला टाइप का, या सीधे याद कर लो यार सीधे आप याद कर लो, VD इज इक्वल टू ऐसे याद कर लो, VD इज इक्वल टू म्यू टाइम्स E, म्यू इज इक्वल टू याद रखना E टाइम्स टाउ बाई M, ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरा I इज इक्वल टू NEAVD। N क्या है, वॉल्यूम नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी उस कंडक्टर के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस टोटल वॉल्यूम में, वो आता है N। वॉल्यूम नंबर डेंसिटी, ठीक है, पूरा नाम है वॉल्यूम नंबर डेंसिटी। अरे पता है डेंसिटी की, आज अभी स्टोरी बता रहा था मैं इस नीट वाले में, हमने कितने डेंसिटी पर हैं, करंट डेंसिटी पढ़ा,
मास डेंसिटी पढ़ा, चार्ज डेंसिटी पढ़ा, अभी नंबर डेंसिटी पढ़ रहे हैं। ये हो क्या रहा है सर, अगर बाय लेंथ अगर आप लेते हो, कोई एक लेंथ लिया, इसके ऊपर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आप क्यू डाल देते हो और इसको कह देते हो लैम्डा, यानी लीनियर मास, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर इसी के ऊपर आप मास डाल देते हो तो ये हो जाता है लीनियर मास डेंसिटी। इसी के ऊपर आप, इसके ऊपर टोटल, इसके इस लाइन के ऊपर कितने इसके अंदर एन है वो अगर डाल देते हो, कैपिटल एन से दिखाए, तो वो हो जाता है लैम्डा। अगर आप देखते हैं एक सरफेस पे, ये सरफेस के ऊपर अगर आपने चार्ज डाल दिया तो आप बोल देते हो उसको सिग्मा, और यहां पे अगर आप चार्ज डाल देते हो एरिया पे, इस एरिया पे चार्ज डाल देते हो तो आप क्या कहते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर मास दे देते हो तो आप कहते हो सरफेस मास डेंसिटी। अगर नंबर दे दोगे तो हो जाएगा नंबर सरफेस नंबर डेंसिटी। अगर इसको वॉल्यूम में करोगे तो ये पहला की क्या चेंज हो जाएगा, सिग्मा। अगर आप इसके ऊपर चार्ज देते हो, क्यू देते हो, इसके अंदर पूरा वॉल्यूम बना देते हो, ऐसे वॉल्यूम बना दिया आपने, ऐसे इसमें देखो ये वॉल्यूम बना दिया आपने, तो अगर आपने इसके ऊपर पूरे वॉल्यूम के अंदर चार्ज दे दिया तो आप बोल देते हो क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर मास इसके अंदर रखते हो, इसके मास को कंसीडर कर रहे हो, इसके अंदर के जितने मास है इस वॉल्यूम में, तो कहते हो कि ये क्या कहते हो, मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी। अगर इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फंसे हुए हैं एन डाल देते हो तो कह देते हो वॉल्यूम नंबर डेंसिटी। समझ में आया? Yes, sir. और ई क्या है, ई आपके पास हमेशा याद रखिएगा, ये दिस इज द वैल्यू, द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स, दैट इज ई, दैट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. This is the charge on a single electron. ए परपेंडिकुलर हमेशा याद रखिएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि हमेशा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट है। मैं करंट का डायरेक्शन बोल रहा हूं, लेकिन वो डायरेक्शन उसके वैल्यू इवेल्युएशन में काउंट नहीं होता है, इसी के लिए करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और ये चीज याद रखिएगा, अगर याद रखिएगा तो आप जल्दी से ये दो क्वेश्चन कीजिए, ये क्वेश्चन कीजिए। देखो आप पहले, मैं 2-3 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है, आप, मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ, आराम से करिए, कोई डरने की बात नहीं है, भागिएगा मत कोई भी, मैं ये बात बताते रहा हूँ, क्योंकि आप भागिएगा बेटा, मुझे दुख इस बात का होगा कि आज ने तो कल वो दुख से आपको झेलना है, उस चीज को, एग्जामिनेशन तो देना है ना, तो उस टेम्परामेंट को अभी मैं जनरेट कर रहा हूँ। अब आप देखना, अब अगर आपको नहीं विश्वास रखता अपने भाई पे, बड़े भाई पे, आपको देखना अभी 1-2 वीक आप ऐसे क्लास करो, देखो क्वेश्चंस अब जल्दी सॉल्व होंगे। ये हम लोगों ने पूरी बड़ी बड़ी टीम ने बैठ के हमने एनालिसिस किया इस चीजों का, और आपके फीडबैक को लिया गया था, याद करो हर टीचर आपको कॉल करके पूछ रहा है, तो ये फीडबैक के बेसिस पे हुआ। अब हम थ्योरेटिकल पोर्शन से हटके न्यूमेरिकल पोर्शंस पे आ गए हैं। अब क्या होगा कि बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझ में आएगा और जल्दी जल्दी उनको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो कीजिए, आप 2 मिनट दे रहा हूं, आप कीजिए। तो मैं आपको, अगर नहीं हो पा रहा है, देखो बेटा, मैं कैसे आपको अप्रोच बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन
when 1.5 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज इन अ कॉपर, एक सेकेंड कर लो इसको, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, when a 1.5 ampere of current flows in a copper wire of cross sectional area 5 मीटर mm स्क्वायर is v, यानी ये v जो दिया हुआ है वो एक्चुअली में क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉमा दे के बाद दूसरी तरफ घुमा दी और फिर बोला इज v। इफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन के नंबर की डेंसिटी दे रखी है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ v इन मीटर mm पर सेकेंड, और आपको ये दे रखा है e की वैल्यू लेने के लिए। तो आप देखो आपके पास vd दे रखा है, v एरिया दे रखा है जो कि परपेंडिकुलर है, कौन सा, क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 mm स्क्वायर। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, n दे रखा है, दैट इज 9 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। मैं यूनिट क्यों लिख रहा हूं, इसका भी पीछे कारण है। और E आपके पास दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। अब बताओ इससे फॉर्मूला को याद आ रहा है, क्या आपको याद आ रहा है, N इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, कुछ ऐसा याद आ रहा है? क्या मेरे पास A दे रखा है, क्या मेरे पास N दे रखा है, क्या मेरे पास E दे रखा है, क्या मेरे पास N I दे रखा है? मुझसे पूछ रहा है कि V बताइए इसमें। तो ये निकालना है आपको, क्या आप लगा सकते हो? अब दूसरी बात, मैंने यूनिट क्यों लिखी सब में? देखो एक बात मैं गारंटी देता हूं, जब आप एसआई यूनिट में सबको रखोगे तो इसका आंसर भी एसआई यूनिट में होगा। तो अगर मैं रख रहा हूं इसका एम्पियर में है आपके पास, अच्छा आई भी तो दे रखा है भैया, करंट 1.5 एम्पियर, तो 1.5 एम्पियर इज इक्वल टू एन क्या दे रखा है, आप अब एम्पियर मत लिखो, अब उसके बाद आप एम्पियर मत लिखो और एन लिखो, एन लिखोगे तो क्या आएगा बताओ, एन इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻28। ई क्या रखोगे, 1.6 इंटू 10⁻−19। ए परपेंडिकुलर क्या रखोगे, 5। अब देखो यहां दिक्कत आ रही है, सर ये एसआई यूनिट में नहीं है, एसआई यूनिट में एरिया का मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो क्या लिखोगे, अब ऐसे लिखोगे मीटर mm स्क्वायर है, होल पे स्क्वायर है। मिलीमीटर का वैल्यू क्या होता है, क्या होता है, 1 मिलीमीटर कितना होता है, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, होता है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो तो सही। Yes, sir. तो यहाँ पे, अब यहाँ पे रखो वैल्यू, यहाँ पे, यहाँ इसका होल स्क्वायर है, तो इसको रखोगे 10⁻³ मीटर होल स्क्वायर, तो ये वाला जो जाएगा इसको 6 कर देगा और इसको बना देगा मीटर स्क्वायर। अब ऐसा यूनिट में हो गया। अब इसको यहाँ पे आप भूल जाओ यूनिट के बारे में, और इंटू वीडी। अब वीडी जो आएगा मुझे वो क्या होगा, ऐसा यूनिट में होगा कि नहीं? अब इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, सॉल्व करो, सॉल्व करना तो तुम्हें करना पड़ेगा, चलो सॉल्व करो तब मैं बताता हूँ आगे, करके जल्दी बताओ सॉल्व।
अरे करो बेटा, इसको देखो, मैं मैथमेटिक्स कैसे आपको एग्जामिनेशन हॉल में 1.5 1.6 सेम सेम है, काट दो, काट दो, जल्दी काटो। ठीक है, 28 पावर जोड़ना स्टार्ट करो। 28 है माइनस 19, कितना बच गया? 9। 9 में से 6 गया, -6 है तो 6 किया तो कितना बच गया? 3। तो यानी 10 के पूरे पावर आ गए 3। ये हो गया 45। 45 ये बन गया वीडी। वीडी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 1.5 कट गया था। अब इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करो। 1/45 ये क्या हो जाएगा? ये नीचे जाएगा, 10⁻³ होगा। ऊपर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा? -3 बन जाएगा। ये आ गया वीडी। ये क्या होगा? मीटर पर सेकेंड में होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1/45 कितना आता है देखना, 0.02222222 आएगा। दिस इंटू 10⁻³ को क्या लिख देंगे? एम में लिख देंगे, मिलीमीटर पर सेकेंड। इसी में तो यूनिट में पूछ रहा है, तो क्या ये आंसर होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं? Yes, sir. समझ में आया ना कैसे अप्रोच अपना रहे हैं? यस सर। ये अप्रोच क्यों अपना रहे हैं? अब एग्जामिनेशन अप्रोच से अपना रहे हैं। ठीक है, ये एग्जामिनेशन के थ्रू अप्रोच अपना रहे हैं। कैसे डेटा दिए हुए हैं, कैसे फॉर्मूलाज रिकॉल करेंगे। अगर दिया हुआ है तो फिर दूसरा करके बताओ। सेम चीज करो, वो चीज भूल जाओ, सेम चीज भूल जाओ, भूल जाओ सब कुछ। पहले बोलो ऐसे कि क्या क्या दिया हुआ है। करंट दे रखा है सर, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। और क्या देख रखा है? रेसिस्टिविटी दे रखा है, रोहो दे रखा है सर 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओहम मीटर। सब ऐसा ही यूनिट में दे रखा है। क्रॉस सेक्शन का रेडियस दे रखा है सर, तो एरिया क्या होगा? हम जब तक ले बोले थे कि सबको सिलेंडर मान के काम करना है, जब तक ले स्पेसिफिकली ना दिया जाए कि ये बार है, रेक्टेंगुलर बार है, या ये है, या वैसा शेप है, जब तक ये ना बोला जाए वायर को या कंडक्टर को सिलेंड्रिकल मानेंगे, तो इसका एरिया हो जाएगा πr²। आर का जो वैल्यू होगा वो 5 mm होल स्क्वायर होगा। इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे 5 × 25 पाई। और mm है तो याद रखिएगा m 10⁻³ होता है, इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है तो -6 हो जाएगा, और मीटर स्क्वायर ये ऐसा यूनिट में आएगा। आपके पास ड्रिफ्ट पूछ रहा है मोबिलिटी बताने के लिए, दे रखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और कितना दे रखा है? 1.1 इंटू 10⁻। सब ऐसा यूनिट में है, मोबिलिटी भी अपना ऐसा यूनिट में ही आ जाएगा। फॉर्मूला क्या था सर? मोबिलिटी इज इक्वल टू सॉरी, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू न्यू। न्यू ऐसे याद करेंगे, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू न्यू। तो कंडक्टिविटी कैसे मालूम करेंगे? तो 1/ρ इज इक्वल टू, जो कि कंडक्टिविटी होता है, दिस इज इक्वल टू न्यू। ये आ गया सर। ये कैसे निकालना है? ये निकालना है। तो अब इसमें दिक्कत ये दो दे रहे हैं, ये दो दे रहे हैं ना। क्या क्या और दे रखा है? आई दे रखा है सर, ए दे रखा है, वीडी दे रखा है। इससे क्या याद आ रहा है आपको? क्या ये बोल रहा है कि ये, इस पे सोचो, आई दे रखा है, ए दे रखा है, वीडी दे रखा है, क्या एनई उससे निकाल लेंगे? क्या वो एनई को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे? और अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 1/ρ एनई आपके पास क्या आ जाएगा? यही तो म्यू होता है, यही तो मोबिलिटी होता है। समझ में आया ये अप्रोच? समझ में आया कि नहीं? तो ये देख लो भैया, हमने बोलोगे कि सर गलत पढ़ा देते हो, सर देखो भैया फॉर्मूलाज फिर से जाएंगे, यही काम करेंगे, रिकॉल करते हैं सर फॉर्मूला बॉक्स को जाके। क्या यही सब दे रखा है क्या सर?
तो ये चीज एक्चुअली होता है ना बेटा, बहुत जब आप पढ़ोगे तब जाके ये चीजें एप्लीकेशन अपने आप लगने लगती है। तो एप्लीकेशन लगाना भी एक तरीका होता है, स्किल होता है। इसी के लिए मैं उस स्किल को भी आपके अंदर डेवलप कर रहा हूं धीरे धीरे, ताकि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर्स पे बैठो तो चीजें वैसे दिखने लगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें स्टोरी बता रही थी। ये रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, ओम्स लॉ ऐसे आ गया था, ये रेसिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करती है, एल बाई ए। एक और बात याद रखिएगा, क्या अगर मैं बोलूं कि इस फॉर्मूले को देखता हूं तो इससे मैं बोलूं कि R इज इक्वल टू आपके पास V बाई आई आएगा, तो मैं बोलूं क्या R इज प्रोपोर्शनल टू V? तो आप कहोगे नो सर, क्योंकि कैपेसिटेंस में भी आपने बोला था Q बाई V पे से बेसिस पे कि C इज नॉट प्रोपोर्शनल टू Q। नो सर, देखा है सर, एक कैपेसिटर के अंदर 2 माइक्रोकुलम भी है, कभी वो 3 माइक्रोकुलम बन जा रहा है, कभी 5 माइक्रोकुलम बन जा रहा है, लेकिन इसका जो कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफैराड बना रहा है सर हमेशा। तो जितना चार्ज अगर चेंज करने से इसकी वैल्यू पे चेंज नहीं हो रही है, क्यों हमने वहां से बात रखा था? क्योंकि क्यू और वी में आपस में रिलेशन था, तो यहाँ वी और आई में आपस में रिलेशन है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो जाके हमें आता है चीजें रो एल बाई ए सिलेंडर के केस में, सिलेंड्रिकल ये कंडक्टर के केस में। तो मैं बोलूंगा यहां से कि रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू रो, रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एंड रेसिस्टेंस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन नॉट ऑन वी और आई। अगर मैं V दोगुना कर दूंगा, यहाँ बैटरी 2 वोल्ट का लगा दूंगा, तो यहाँ करंट जो बन रही होगी वो 2I हो जाएगी, इसका रेसिस्टेंस वही बना रहेगा। समझ में आ गया सबको? चलो, और ये हमने ओम्स लॉ और ये सब चीज देख लिया था, ये सब चीज हमने निकाल ली थी, और ये देख ली थी, ये वाला फॉर्मूला हमने कर दिया था। इसके ऊपर क्वेश्चन सब करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये सब आपके लिए फॉर्मूला का पूरा एक सेट बना दिया है कि आपको क्या करना है, इसी को पढ़ना है और इसी से समझना है। 10 बुक अप नहीं अप्लाई करना। एक क्वेश्चन सेट आपके पास मिल गया होगा, आप इसका यूटिलाइज करके क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करेंगे, इसके ऊपर डाउट पूछेंगे कि सर ये क्वेश्चंस लगाने में कैसे ये फॉर्मूला अप्लाई करने हैं। ठीक है, अब ऐसे स्ट्रेटेजीज अप्लाई करेंगे, आपको कम से कम फॉर्मूला याद करना पड़े, ये हमारी तरफ से कोशिश हो। ठीक है, और ये सब चीजें हमने देख ली थी, राइट। ये कलर कोडिंग आ गई थी ना, सब कुछ हो गया था ना। सर अब उसके बाद एक हमने देखा था कि ये वाली चीजें, कि बैटरी के बारे में जाना था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल इन अ क्लोज सर्किट जब हम बोलते हैं उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज डेल्टा वी। और सेल के अक्रॉस बोलते हैं तो प्लस माइनस पहले से डिसाइडेड रहता है कि हाई पोटेंशियल से लेंगे सर, हमेशा हाई पोटेंशियल की ओर जाएंगे, कहां से? लो पोटेंशियल से सर। तो इस बेसिस पे कहते हैं सर, यहाँ पे अगर आपके पास आ रहा है तो यहाँ से हाई पोटेंशियल पे पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा होता है और लो पोटेंशियल ये निगेटिव होता है। लेकिन सर हम जानते हैं कि बैटरी जो हमारे पास आती है उसके साथ अंदर में भी उसके अंदर रेसिस्टेंस होता है, तो जिसको अब आइडियल बैटरी ना रह के अब इसके साथ एक रेसिस्टेंस ऐसे अटैच कर देते हैं, ये आपको सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेल रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, जिसके अंदर एक रेसिस्टेंस है स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस ये स्मॉल r क्या है? इंटरनल रेसिस्टेंस, जो कि सर्किट के अंदर वाला रेसिस्टेंस नहीं है, इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सर्किट के कारण, आप रजिस्टर जो लगा रहे हो उसके कारण ये जो रेसिस्टेंस आ रहा है, ये बैटरी यूज कर रहे हो, बैटरी के अंदर वो रेसिस्टेंस है, वो इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो वहां पास हो रहा है, कैसे आयन टकरा रहे हैं, वहां कोलिजन मिल रहा है, वहां पे टकराव हो रहा है, वो उसकी कहानी है सर।
तो ये हमेशा याद रखेंगे कि बैटरी के केस में कि अगर हम देखते हैं, अगर यहां से डेफिनेशन लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ बैटरी अगर देखेंगे तो ऑफ कोर्स हमें ऐसा मिलेगा सर, यहां से एक टर्मिनल एक यहाँ टर्मिनल, तो पॉजिटिव टर्मिनल से हम हमेशा लेंगे वी प्लस और वी माइनस। तो यहां लिखते हैं कि डेल्टा वी प्लस माइनस अगर लिखते हैं तो दिस इज इक्वल टू वी प्लस और ये माइनस टाइम वी आई। अब मानते हैं कि सर बैटरी करंट ऐसे फ्लो हो रहा हो, तो करंट ऐसे जाएगा सर, बी से हमें स्टार्ट करना है, यानी छोटे वाले से स्टार्ट करना है, लिखना स्टार्ट करते हैं किरचॉफ लॉ, वी बी से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां जा रहे हैं, क्या करंट के डायरेक्शन में ही हम रेसिस्टर को क्रॉस कर रहे हैं? तो इसके कारण क्या होगा, रेसिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होगा सर, तो इसको लिखेंगे माइनस आई टाइम्स आर, स्मॉल आर इसका रेसिस्टेंस है। ये इंटरनल रेजिस्टर जो है उसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। और फिर यहां से सर गुजरे सर, ई जो है ये ईएमएफ है इस बैटरी का, अगर ये आइडियल होता तो ये पूरा इतना देता इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो ई आएगा। लेकिन सर देखिए पॉजिटिव प्लेट से निकल रहे हैं आपके हिसाब से, तो ये हो जाएगा ई, और कहां पहुंच रहे हैं ए पे, तो आ गए वी ए। अब बाय डेफिनेशन क्या है, ए क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो ये आपके पास वी पॉजिटिव, ए बन गया वी पॉजिटिव, निगेटिव वाले से जुड़ा हुआ है बी वी, तो ये निगेटिव बन गया। अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा वी पॉजिटिव माइनस वी माइनस दिस इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये एक्चुअली है, ये क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल है, जब करंट फ्लो कर रहा है तब, क्लोज इन अ क्लोज सर्किट। और इसी के लिए पोटेंशियोमीटर में हम यूज करेंगे आके कि इससे करंट फ्लो ना करे, तो करंट फ्लो ना होगा तो उस केस में क्या होगा, आई जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा। तब बोल सकता हूं कि उस समय जब करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस across the terminal of a battery is equal to the electromotive force of this one battery, EMF of the battery। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। Yes, sir. और अब देखिए एक और चीज, अब सर बोले कि सर करंट को एक ही डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, आपकी बात समझ में आई सर, और आपने बिल्कुल सच्चाई बताई है सर कि जो आपने अभी तक पढ़ाई थी कि अगर एक बैटरी होगी ना, ऐसे सर्किट होगा, एक रेजिस्टर लगा होगा, ये बाहर का रेजिस्टर, इसने आपने लगाया है, रेजिस्टर ले आए जिसके ऊपर कलर कोटिंग लगी हुई होगी, वो ऐसा टाइप का रजिस्टर होगा, ऐसा दिखने में ऐसा रजिस्टर होगा, ऐसा रजिस्टर होगा, इसको लेके आपने जोड़ा है, ये एक्सटर्नल, ये वाला है जो ये वाला स्मॉल आर है, ये तो बैटरी के अंदर है सर, इसको हम निकाल भी नहीं सकते। ठीक है सर, अगर ऐसा है सर तो एक और बात बता दीजिए सर मेरे को कि आपने करंट के डायरेक्शन में हमेशा ऐसा लिया, क्या ये हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा क्या सर, यही वाला होगा क्या? अब देखते हैं कि एक और बैटरी लगा हुआ है, अब बोल रहा है कि मैं डोमिनेट करूंगा और मैं अपनी तरफ से करंट फ्लो कराऊंगा। मैंने आपको यही बोला है ना कि करंट के पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट क्या फ्लो करना स्टार्ट करती है, यही कहा है ना। तो यहां पे भी ऐसा हो रहा है, लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में यहां पे करंट इस पॉजिटिव टर्मिनल में से निकल नहीं रही है, आ रही है। तो बाय डेफिनेशन जाइए कि बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, जब हम बाय डेफिनेशन वो क्या कहते हैं, डेल्टा वी पॉजिटिव माइनस, ये पॉजिटिव और निगेटिव ऐसे कहते हैं, यानी हाई पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल वाले को लेते हैं, फिर लो पोटेंशियल वाले में जो डिफरेंस होता है वो एक्चुअली कहते हैं कि सेल का ये पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द टर्मिनल्स, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ये आपके पास सेल या बैटरी कह लीजिए इसको, चलिए सेल ही कहते हैं, इसके दो टर्मिनल्स निकले हुए होंगे, और ये आपके पास क्योंकि इसके पास अपना अंदर में आर रेसिस्टेंस होगा, और ये ऐसे सर्किट डायग्राम में दिख रही है। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, बैटरी के अक्रॉस, ऐसा बोल रहे हैं कि बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। तो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है, और ये पहले ही से डिसाइडेड होता है कि लो को हम हमेशा पहले ये इनिशियल पॉइंट पे रखेंगे, और हम जानते हैं कि पॉजिटिव जो टर्मिनल होगा वो क्या है, हमेशा
ये हायर पोटेंशियल पे होता है। तो यहां से अगर हम आपको हमेशा यहाँ बी से ही स्टार्ट करना होगा तो बी से स्टार्ट कीजिए। इस बार करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इधर से फ्लो कर रहा है, राइट, ये करंट इधर से फ्लो कर रहा है तो ऐसे जा रहा है। आप बी से स्टार्ट किए, क्या करंट के डायरेक्शन के आप अपोजिट जा रहे हो क्या बी से? तो पहले आप लिखोगे बी बी। अब करंट का डायरेक्शन इधर है सर और आप जा रहे हो बी से ए की ओर, तो आप ऐसे जा रहे हो, अपोजिट जा रहे हो सर, तो यहां लिखाएगा प्लस आई आर। अब फिर वैसे ही निकले सर, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकले तो प्लस ई इज इक्वल टू कहां पहुंचे सर, वी ए। सर यहां लिख दीजिए वी ए माइनस वी बी, क्योंकि आपके पास ए क्या है, हाई पोटेंशियल पे है, तो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, दिस इज इक्वल टू आई आर प्लस ई, ये आ रहा है। इसका अर्थ है कि मुझे बैटरी के अक्रॉस अगर वोल्ट मीटर लगा के नापूं तो मुझे ये रीडिंग आएगी। और इस केस में कैसे तक उसके लिए क्या होना चाहिए कि इससे तगड़ा बैटरी मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा और उसका अपोजिट पोलरिटी में, ऐसे मतलब सॉरी अपोजिट पोलरिटी में नहीं, ऐसा कि इसके करंट यहां से पॉजिटिव टर्मिनल में घुसे और निगेटिव से निकले। इसको चार्जिंग ऑफ बैटरी भी कहते हैं, क्योंकि इस बैटरी का जिस सेल को हम रीड कर रहे हैं उसकी चार्जिंग हो रही है और यहां पे डिस्चार्जिंग हो रही है, क्योंकि इसी से करंट निकल रहा है, ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होते जाएगा। ये बात समझ में आ गई? सबको स्टोरी क्लियर है ना? Yes, sir. थोड़ी थोड़ी सब पे चलते जाएगी, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा आपको आते जाएगी आगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, सेम पर्पस है जो कैपेसिटर में पढ़े थे, कि इस ग्रुप को हमने लिया, इस पूरे कॉम्बिनेशंस को लिया, इस कॉम्बिनेशंस को लिया, इसको एक सिंगल रेसिस्टर से मुझे रिप्लेस करना है अक्रॉस द टर्मिनल ए बी। उसको क्या कहेंगे, आर इक्विवेलेंट, जो एक सिंगल को रिप्लेस करेगा। तो इस ग्रुप ऑफ रेसिस्टर को एक सिंगल से रिप्लेस करते हैं, उसका जो रेसिस्टेंस होगा उसको कहेंगे आर इक्विवेलेंट, सच दैट कि बैटरी को पता ना चले कि कुछ हुआ है, चेंज तो हुआ है भैया। पहले आपके पास 1 2 3 4 5 रेसिस्टर लगे हुए थे, यहाँ पे एक सिंगल रेसिस्टर लगा है, चेंज तो हुआ है, 5 से 1 कोई गया है, लेकिन बैटरी को पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि आपने जो रेसिस्टेंस लगाया है इसका जो रेसिस्टेंस है वो आर इक्विवेलेंट है, बिल्कुल इसी के बराबर, इस कॉम्बिनेशन के बराबर। ठीक है, तो इसका अब हम देखेंगे फॉर्मूलाज क्या है कि सीरीज में आपके पास हो तो यहां पे याद रखिएगा, जब आपके पास कैपेसिटर का केस था तो कैपेसिटर जब सीरीज में होता है तो क्या होता है बेटा, ये ऐसे मैंने बना दिया आपको जानबूझ के ऐसे दिखाने के लिए, है तो ये सीरीज में है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं सीरीज में, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे सब ऐसे एक ही में आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है, ये सीरीज में दिख रहा है कि ऐसे ना ड्रॉ करके, मैं आपको याद रखिएगा इसी का गेम चलेगा, अब ऐसे ना ड्रॉ करके आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखा दे, तो ये सीरीज में है, तो वहां पे C1 इसका होता था, C2 इसका होता था, C3 इसका होता था, तो एक सिंगल कैपेसिटर से उसको रिप्लेस करना चाहता था, उसका C इक्विवेलेंट होता था वो, और ये कैसे रिलेट होता था, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, होता था कि नहीं, होता था कि नहीं? Sir. और यहाँ पे क्या होगा, उल्टा, उल्टा मतलब यहाँ पे R इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी रेसिस्टर अगर सीरीज में जुड़े हुए हों तो उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन वही कैपेसिटर सीरीज में हो तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होता है, एक कैपेसिटर जिसको रिप्लेस करेंगे उससे, और उसका जो कैपेसिटेंस होगा सच अ वे कि बैटरी को पता ना चले कि कुछ चेंज हुआ है, वो होगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, और करंट सब इसी, जैसे इसमें भी यही है, करंट ये इसमें जो Q आ रहा है सब उसी में जा रहा था,
इसमें आई जो आएगा वो सब में वैसे ही सेम, सारे रेसिस्टर में भी वही आई फ्लो होगा। समझ में आ गया? तो इसको वैसे भी देख सकते हो, क्या मैंने इसमें ऐसे क्यू बहाया तो सब में वही क्यू जा रहा है, हाँ वही क्यू जा रहा है, कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं रहा है। तो ये सारे सीरीज में हैं। समझ में आ गया? इसको रिप्लेस किया एक से, और वो चीजें देखो, करंट अभी भी आई बह रहा है, अभी भी आई बह रहा है, कुछ चेंज नहीं हुआ। बैटरी अभी भी ई है, अब ई भी ई है। बैटरी को कुछ मालूम ही नहीं चला कि एक सिंगल रेसिस्टर से चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे। दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या था, याद करो। अगर इसका C1 दे रखा था, इसका C2 दे रखा था, और इसका C3 दे रखा है, तो इसको एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो वो C इक्विवेलेंट क्या आता था आपके पास, बताओ क्या आता था? याद है? अरे याद है कि नहीं? अरे सर पूछ दिए सर। नहीं बेटा, याद तो होना चाहिए ना, ये बहुत सिंपल है ना। C1 प्लस C2 प्लस C3। है कि नहीं बेटा, आप लोग को याद है कि नहीं? Yes, sir. बाकी सबको याद है ना? ईशा बेटा, कृष बेटा, प्रिया बेटा, सबको याद है ना? तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे दूसरा वाला गेम होगा जो कैपेसिटर के साथ सीरीज वाला होता था। वहां क्या होता था, यहाँ पे गेम होगा जब पैरेलल में आपके पास रेसिस्टर कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, तो उनके रेसिस्टेंस ऐसे जुड़ेंगे कि इक्विवेलेंट वाले का जो रेसिस्टेंस होगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। ठीक है? Sir. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इसी के लिए मैं जान रहा हूँ बेटा, आप लोग को मैंने थ्योरेटिकल वे में पढ़ाया था, इसी के लिए आप भूल जा रहे हो चीजों को। अभी जो हम लोग जो ट्रिक्स अप्लाई होंगे ना, भूलोगे नहीं जल्दी। बस क्वेश्चन लगाते रहना, इस चीज की गारंटी देना, और पूछना कि सर आपने जो फॉर्मूला का जो नोट दिया है ना, उसमें किस फॉर्मूले से मैं ये लगाऊं। ठीक है, यहाँ पे वो होता है आई डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है I1 प्लस I2 प्लस I3 में। तो यहाँ देखो, यहाँ पे भी वही R इक्विवेलेंट है, यहाँ पे भी वही बैटरी के थ्रू I वही पास हो रहा है, सर्किट में I वही जा रहा है जो पहले जा रहा था। बस क्या हुआ है, हमने इस तीन को एक से रिप्लेस कर दिया है। और ऐसा मत कर देना एक से रिप्लेस कर देना, मतलब सर आप तो बोल रहे हो तीन को एक से रिप्लेस कर देते, कोई भी आर लेके लेके रिप्लेस कर दिया, नहीं। इन बैटरी को मालूम नहीं चलना चाहिए, इसके लिए एक सर्टेन वैल्यू होगी इस रेसिस्टर की, और वो कैसे निकालते हो, यही तो बताया कि वही तो निकालना है कि दैट इज 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और 1/R3। तो इस रेसिस्टेंस का अगर हम एक सिंगल रेसिस्टर लगाते हैं, तो बैटरी को कोई पता नहीं चलेगा कि आपने इस कॉम्बिनेशन को एक सिंगल से रिप्लेस किया। धोखा दे रहे हो आप उसको, बैटरी को। आप पे इमोशनली सोचते रहता है कि सही बोल रहे होंगे तो। ठीक है, तो ये चीजें हैं। टाइम हो गया क्या बच्चा लोग? ठीक है, उसके बाद देखो व्हिटस्टोन ब्रिज की स्टोरी। सेम चीज हम यहाँ पे आज याद रखेंगे जैसे कैपेसिटर में देखा था। अच्छा एक और चीज मैं बताते जाऊं, क्या ये एक व्हिटस्टोन ब्रिज है? कैपेसिटर के किसी एक से पूछ रहा हूँ। C1, C2, C3, C4, इसको हमने बैटरी से जोड़ा सच दैट C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 है।
इसको नहीं समझ में आ रहा है तो लिख लो C, लिख लो इसको नीचे वाले को 2C बना दो, इधर बना दो आप 2C, इसको बना दो 4C। और यहां पे मैंने एक स्ट्रेट वायर को जोड़ दिया। क्या ये आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉम्बिनेशन है? गेस तो कर दो, गेस करने में क्या जाता है, हाँ या ना बोल दो। Yes, sir. हाँ बोल रहे हो, देखो बेटा कैसे नहीं। अगर मान लेते आपके कॉन्सेप्ट क्या था, कहते थे कि ये वाला जो फिफ्थ वाला जो कैपेसिटर है वो एक्चुअली क्या रहता है कि हमने माना था कि इसके इस फिफ्थ वाले के कैपेसिटर के अक्रॉस क्या पोटेंशियल सेम है, तो देयर इज नो ड्रॉप और गेन इन पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा नहीं। इसका Vx है तो इसके पॉइंट यहाँ पे भी Vx है, तो इनमें डिफरेंस अगर मैं पॉइंट यहां से A से चलता हूं जिसका पोटेंशियल अभी Vx है, और फिर यहाँ पे B पे पहुंचता हूं जिसका पोटेंशियल Vx है, तो यहाँ पे कोई ना ड्रॉप हुआ है ना गेन हुआ है। यानी VAB अगर मैं निकालता हूं यहाँ पे तो Vx माइनस Vx दैट इज 0। और साथ में ये बोल रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, साथ में कैपेसिटर भी लगा है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि सर अगर मान लेते पोटेंशियल डिफरेंस दोनों साथ में सेम है और कैपेसिटर लग रखा है, तो इसका गारंटी ये होता है कि यहाँ पे जो कैपेसिटर होगा C5 मानते हैं, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू Q बाय V। तो यहां अगर आप ले लेते हो, इसको लिखो ऐसे सिंप्लीफाई करो, C5 V इज इक्वल टू Q बाई C5। अब देखो सर ये 0 है लेकिन ये नॉन जीरो है, C5 आपका कोई वैल्यू वाला है तो ये 0 होगा ही होगा। अब यहां पे अगर आपने इसको कंडक्टिंग वायर से लगा दिया तो देखो, इसके बोला तो था मैंने आपको कि जो कंडक्टिंग वायर से यहां जा रहे हो तो कोई पोटेंशियल ना गेन होता है ना ड्रॉप होता है। तो यहाँ VA लिख रहे हो तो यहाँ पे भी VA लिख सकते हो, तो ऐसे काम VX लिख रहे हो तो यहाँ पे भी VX लिख रहे हो, ये बात तो सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन सर यहां से Q जा सकता है, इस केस में नहीं जाएगा। यहां पे अगर Q 0 यानी यहाँ V 0 है तो यहाँ पे Q 0 होना पड़ेगा उसको, अभी कोई कंडीशन नहीं लगा है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, ऐसे वाले को नहीं कहते हैं। और इसका डिफरेंस भी देख लीजिए, अगर आप देखोगे इसको स्ट्रेट वायर बनाया है ना, स्ट्रेट वायर बनाया है तो इन Vx ये पॉइंट ए बी को चिपका दो, वायर है कंडक्टिंग वायर है, चिपका दो इसको। तो चिपका दोगे तो कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा C और इधर नीचे 2C, और इधर इधर वो चिपकाया तो इधर बनेगा 2C और ये 4C। तो ये देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे दो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये दो पैरेलल कॉम्बिनेशन उसके बाद ये सीरीज वाला बन रहा है। यहाँ पे देखो अगर इसको यहाँ पे अगर आपने फिफ्थ कैपेसिटर लिया था तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल जब ना ड्रॉप होगा ना गेन होगा, इसका अर्थ है कि यानी यहाँ से कोई क्यू पास होगा नहीं, तो क्यू पास नहीं होगा तो इसका अर्थ क्या है, इसको खोल दो। तो खोल दिए तो यहाँ देखो ये वाला सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है, इसका यहाँ निकालोगे तो क्या आएगा, C और 2C है। तो ऊपर वाले को मैं ऐसे सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ ऊपर वाले के लिए R इक्विवेलेंट निकालूंगा, तो याद करो सीधे डायरेक्टली फॉर्मूला बताया था इसके लिए, क्योंकि ये सीरीज में है तो सीरीज में 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 ऐसे होता है। उसको शॉर्टकट में करने के लिए आपको याद करो कि मैंने बोला था कि C इक्विवेलेंट सॉल्व करके ही बताया था कितनी बार, लिख देना प्रोडक्ट ऑफ देयर कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय देयर सम, वो सीधे C इक्विवेलेंट दे रहा है। और वैसे फॉर्मूला लगाने जाओगे तो 1/C इक्विवेलेंट देगा। हाँ वो फॉर्मूला वहीं से निकाल के ये चीज लेके आए हैं। तो यहां पे आप C इक्विवेलेंट करोगे तो देखो 2C इंटू C, 2C स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई 3C, तो यहां आ गया 2C/3। नीचे में क्या आ जाएगा आपके पास, नीचे में आएगा 2 इंटू 4 8 डिवाइडेड बाई 6, तो हो जाएगा 4/3। आ रहा है कि नहीं यार, देखो
अब ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास 6/3c, दैट इज 2c। आएगा कि नहीं यहां से? अब यहां से देखो, यहां से दो अलग अलग गेम है, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, c और 2c, 3c बन जाएंगे, और ये दोनों देखो 6c बन जाएंगे, 6c और 3c सीरीज में है, फिर ये मिलाएंगे तो क्या होगा, 3 × 6 डिवाइडेड बाई 3 + 6, और c ऊपर c² नीचे c रहेगा, तो एक c कैंसिल होके c रह जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 18/9। अच्छा, इसमें भी 2 आ रहा है, इस केस में 2 आ जा रहा है, लेकिन दोनों का देखो, ये पहले पैरेलल में बन गया, यहां पे ये सीरीज में रहा है। ठीक है, तो दोनों में ये दोनों अंतर होता है। अब एक और बात बताओ, इसमें सेम आ गया लेकिन आता नहीं है, ठीक है ना? इसमें बताओ, क्या मैं यहां से ऐसा एक कैपेसिटर लगा दूं C5, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह होगा? हाँ या ना बोल दो, ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो, किसी को मैंने डाटा क्या अभी समझाया ही नहीं बैठ के। आप रिस्क लो, अपने अनुसार सोचो, शायद होगा, शायद नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कैसे होगा, सोचो। एग्जामिनेशन में आएगा, क्या करोगे, सोचोगे ना। और यहाँ पे बेनिफिट है कि अगर गलत आंसर होगा तो नंबर तो नहीं कटेंगे आपकी, मैं बता दूंगा आपको, लेकिन सोचो तो सही पहले, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज होंगे? तो आंसर है नहीं। क्यों? देखो, यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज, अरे ये सिंपल कॉम्बिनेशन हो गया, ऊपर C, इधर 2c, ये एक सीरीज में आ गए, ये नीचे C5 और ये नीचे सीरीज, और ये तीनों आपस में पैरेलल में, ये तो सिंपल सॉल्व हो गया। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कैसे, बैटरी से एक रास्ता चला, ये रास्ता दो रास्तों में बटा, और फिर जाके वो मिल गया, इस दो रास्तों के बीच में एक ब्रिज है, इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बात याद रहेगी? अरे याद रहेगी, रहेगी कि नहीं? सर। तो यहाँ यस रहे यहाँ रहेगी। तो आपको एक बात बता दूं, अब यहाँ के केस में क्या होगा, जैसे अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज अगर आपके पास बैलेंस है, यहाँ गैल्वेनोमीटर यूज किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर का कुछ ना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे सेम चीज बात मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम है, यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम है, इस रेसिस्टर को लगा रखा है, इसका अर्थ ये नहीं होगा कि एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दीजिए। क्यों? सेम, देखिए सेम बात है, यहाँ क्या क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ साथ में रेसिस्टर भी लगा हुआ है, इसका अर्थ ये होता है सर कि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस कितना है, 0 है। तो 0 है सर, तो V = IR लगाता हूं सर, तो यहाँ पे R सम वैल्यू है सर, तो I = 0 आ रहा है सर। यानी सर इसका अर्थ है कि हमेशा, क्योंकि ये हमेशा केस होगा, आपने क्या बोला, इसके दोनों के अक्रॉस आपने ये कॉम्बिनेशन बना के रखा था, R1/R3 = R2/R4, आपने बना दिया इस कॉम्बिनेशन को व्हीटस्टोन ब्रिज के, इस व्हीटस्टोन ब्रिज के R1 R2 R3 ऐसे आपने लिए हैं कि R1/R3 = R2/R4 आ रहा है, तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो B और C के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, तो इसके ड्रॉप जो या इसका पोटेंशियल डिफरेंस लू B और C का, तो 0 आएगा सर। तो 0 आएगा, तो यहां फॉर्मूला अगर लगाता हूं, दिस इज इक्वल टू, यानी V = IR, तो यहाँ पे R एक नॉन जीरो वैल्यू है सर, 0 नहीं है, यहाँ पे कुछ है इसका है। तो दिस इज इक्वल टू 0/R = I, तो हमेशा इसमें से I 0 पास होगा, ये हमेशा होगा सर। यानी इसके लिए 0 पास होगा, इसका अर्थ क्या है कि ये एक प्रकार से खुला हुआ सर्किट है।
यहाँ पे अगर कंडक्टिंग वायर लगा देता हूं, बात सही है, कंडक्टिंग वायर में सर क्या होगा, कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस में लिखता हूं तो V इज इक्वल टू, यहाँ पे ड्रॉप 0 है सर, तो अगर इसके अक्रॉस लिखता हूं तो V इज इक्वल टू IR लगाता हूं सर, तो दिस इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू I इंटू R सर। अब यहाँ पे इसका रेसिस्टेंस, इस कंडक्टिंग वायर का रेसिस्टेंस 0 होता है सर, 0/0 इज इक्वल टू I। ये देखिए इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है, ये कुछ 1 2 आंसर भी दे सकता है, 1 2 3 4 आंसर दे सकता है सर, देखा है कि नहीं। x² अगर आपके पास मैं दे दूं, या 2x², ये ले लेते हैं 2x²/x, लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर आपके पास लगा देते हैं तो ये कैसे निकालते हो, आप बोलते हो कि सर 2 इंटू ये रहा 2x², यहाँ पे x 0 रखेंगे तो 0/0 फॉर्मेट आ रहा है सर। तो इसी के लिए इसको सॉल्व किया जा सकता है, इसका लिमिट निकाला जा सकता है सर। कैसे निकालेंगे, तो इसको देखो x को, जब ये x 0 को अप्रोच कर रहा होगा, यानी x 0 नहीं है, छोटा, बहुत छोटा वैल्यू है जो कि 0 की ओर अप्रोच कर रहा है, वो वैल्यू रख देते हैं, यानी एक प्रकार से समझ लीजिए ये रख दिया, तो उसके बाद ये चीज तब कैंसिल आउट हो सकती है, 0 होगी तो नहीं कैंसिल आउट हो सकती, अब कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहां आ जाएगा 2x, अब x की जगह 0 रख देते हैं तो ये आंसर आएगा 0। यही अगर वेव फंक्शन हो जाएगा सर, ये देखिए सर, ये x और नीचे आपके पास नीचे भी x है, तो यही देखिए यहाँ पे भी x का अगर वैल्यू 0 रखते हो तो 0/0 फॉर्मेट आता है। फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा कैसे कि सर 0/0 इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, इसका आंसर, इसका लिमिट पॉसिबल हो सकता है, तो इसको लिमिट पॉसिबल होने के लिए फिर क्या करते हो कि x 0 नहीं है, 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 2x/x तब कैंसिल आउट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2। तो इसका अर्थ है ये फॉर्मेट आ गया तो कुछ करंट पास हो सकता है, मुझे नहीं होने देना है, यही तो बोल रहा है ये चीज, इसी के लिए हमेशा ओपन रखेंगे इसको। ये बात समझ में आ गई, सर। सबको समझ में आया ना। सर। यस सर। और सेम चीज हो जाएगा जब ये खुल जाएगा, तो ये R1 और R2 क्या हो गया सीरीज में, सीरीज में क्या होता है, कैसे निकाले जाते हैं, तो R1 + R2, नीचे वाला का R3 + R4। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होगा, देख लो, R1 + R2 जो ऊपर वाले का है, देयर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय देयर सम, ये क्या होगा, आपके पास R इक्विवेलेंट आएगा। समझ में आया कि नहीं ये वाली बात, सर। दिख रहा है ना सबको, ये जो मैं लिख रहा हूं ऊपर से, सबको समझ में आ रहा है ना बेटा, नहीं आ रहा तो पूछ लो। तो ये चीजें हो गई सीरीज कॉम्बिनेशन, हाँ बैटरी का सीरीज कॉम्बिनेशन और सेल कॉम्बिनेशन, ये मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, ठीक है। ये और साथ में कुछ क्वेश्चंस के लिए हो सकता है कुछ टाइम आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 4 से 6 के बीच में, उस टाइम भी हम लोग आप पे प्रेजेंट होके क्वेश्चंस करवाएंगे जो जो अभी हम पढ़ाते जा रहे हैं, और ये आपके पास PDF के फॉर्म में आ जाएगा, कल मैं इसको भेज दूंगा, ठीक है, कल नहीं परसों तक आपके पास आ जाएगा। इसका यूज करके अब आप क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसके अगर PPT के अंदर नहीं फॉर्मूला आता है, आपको आके मेरे से पूछना है कि सर कौन सा फॉर्मूला लगाओ, और आपके पास एक बुक मिला होगा जो क्वेश्चन पेपर का है, उसके आगे भी कुछ फॉर्मूलाज रखे हुए हैं, उसको भी सेम चीज वही रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, वो भी देख के, और सब कुछ अब क्वेश्चंस 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 कर रहा है, बस समझ गए, ये बात समझ गए बेटा, सब लोग समझे, अरे थोड़ा अनम्यूट करो यार, बात कर लो कभी कभी टीचर से, सर। ठीक है, सब लोग समझ रहे हैं ना। सर। ये चीज अब बहुत, देखो आज आपने क्वेश्चन किया था, आपने वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी हुई थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैंने बहुत डिटेल वे में समझाया था, कैसे कोलाइड हो रहा है, कैसे ये हो रहा है, ये हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के सब कुछ किया था, लेकिन फॉर आप क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, ये दो अलग अलग स्किल है, नॉलेज होना और उस नॉलेज का अप्लाई करना, ये दो अलग अलग स्किल है, और दोनों स्किल की ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो अब टाइम आ गया है इस स्किल को फास्ट करना, नॉलेज नहीं है तो अब क्या करेंगे, हम चीजों को अज्यूम कर देंगे कि ऐसा होता है, मालूम है कि बहुत मतलब अजीब सा लगेगा, नहीं होगा तो कोई बात कर लेना, मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है, भाग नहीं रहे हम लोग,
लेकिन अब इसको मालूम कर लेंगे कि मालूम है ऐसा होता है, तो अब इस स्किल की तरफ काम करेंगे, इसका एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव करेंगे। इससे क्या होगा, एग्जामिनेशन में आप देखोगे 2-3 टेस्ट के बाद आपको दिखेगा। ठीक है, ये अप्रोच से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, और नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और कोई भी डाउट हो बेटा, कोई शर्म लाज नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, बड़ा हूं छोटा हूं ऊपर हूं नीचे हूं, कोई मतलब नहीं। ठीक है, सब पूछेंगे आके, क्योंकि हमें एक चीज चाहिए, सीट चाहिए मुझे आईआईटीज या एनआईटीज में। मेरा मकसद ये है, सर के सामने बड़ा बनना, सर के सामने छोटा दिखना, ये करना, वो बच्चे हंसेंगे, ये करेंगे, कोई मतलब नहीं है मुझे। बस मेरा माइंड में एक ही चीज है, सीट तो निकालना है, और मुझे उस कॉलेज में जाके मस्ती करनी है, ये डांस करना है कि नहीं? चलो बेटा, ठीक है बेटा, आज के लिए खत्म। चलो, और कोई कुछ रहेगा बोल देना। ठीक है, बाय सर बेटा। बाय सर।